गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। आज हम लोग हिंदी का ईमानदार की प्रतिमूर्ति ये वाला लेसन देखेंगे। ईमानदार की प्रतिमूर्ति मतलब क्या? ईमानदारी मतलब क्या? ऑनेस्टी। और प्रतिमूर्ति मतलब क्या? उनके जैसा ना कोई हुआ ना कोई आगे होगा। अभी ये पूरी की पूरी कहानी अपने द्वितीय प्रधानमंत्री मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर भारत के लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर का ये पूरा पूरा लेसन है। और ये लिखा है सुनील शास्त्री जी ने, ये उनके बेटे हैं। ओके, तो उन्होंने अपने पिताजी प्रधानमंत्री होने के बावजूद कितने अच्छे से उन्होंने शासन भी किया और उनके घर में कितनी सादगी थी। और उन्होंने कभी भी भारत के सरकार का जो भी उनको दिया गया, गाड़ी हो या फिर घर हो, घर नहीं था उनका, बंगलो था, बड़ा महल था, उसका कभी भी उन्होंने मिसयूज नहीं किया। और उन्होंने यही आदतें अपने बच्चों में भी किस तरह से डाली, इसका बहुत सुंदर वर्णन उनके बेटे ने किया है। ओके, तो ये आप सुनो, अभी बहुत सुंदर लेसन है। हमने अपने जीवन में, हमने यानी कौन, किसने? सुनील शास्त्री जी ने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। मतलब जब तक लाल बहादुर शास्त्री थे तब तक उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरा तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। मतलब वो चले जाने के बाद उनकी जो कमियां थी, मतलब उनके न रहने की जो अभाव था, कमी थी, वो भी कुछ अलग नहीं थी। और वो जाने के बाद उन्हें कहाँ नौकरी करनी पड़ी? बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। सबसे पहले अपने लाल बहादुर शास्त्री पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। मतलब क्या है गृह मंत्री? मतलब ये अपने होम मिनिस्टर को पुराने जमाने में पुलिस मंत्री कहा जाता था। पुलिस मंत्री मतलब क्या है? सारे जितने भी लोग डिपार्टमेंट रहते उसका हेड। समझ में आया आपको? इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। क्योंकि वो बच्चे थे ना, बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी एम्पाला शेवरलेट। मतलब आज की आप ऑडी बिडी जो होती है ना 1 करोड़ की, वो समझो। ऐसे हाँ, उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले तो उसे चलाऊं। देखो, उनको लेकर जाने की परमिशन नहीं थी। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया। एक दिन उन्होंने बराबर मौका देखा और वो गाड़ी उन्होंने बाहर निकाली। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। मतलब बाबूजी कभी भी, उनके प्रधानमंत्री थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने नौकर चाकर को ऑर्डर नहीं दिया था कि ये करो वो करो। हाँ, ऐसा नहीं किया था। लेकिन उनका बेटा था ना, वो यंग था, तो उन्हें थोड़ा लगता था कि हम लोग गाड़ी इस्तेमाल करें, बहुत बड़ा घर है, जरा नौकर चाकर को ऑर्डर दे। ऐसा हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए एम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। मतलब क्या है रेजिडेंस की तरफ? मतलब वहाँ पे जो पे वो रहते थे, रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पर लेकर आए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। जैसे हुक्म किया गाड़ी तुरंत हाजिर। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। अभी उनके बड़े बेटे भी थे, उनका नाम था अनिल। तो सुनील हमेशा अनिल को कहा करते थे कि जो भी कुछ काम करना है हम दोनों मिल बांट के करेंगे। लेकिन इसमें गाड़ी के मामले में उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको चलानी है आप चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। मतलब उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे ड्राइवर को नहीं लेके जाना था, घूमना था, मस्ती करनी थी। इसके लिए उन्होंने बोला कि आज गाड़ी हम ही चलाते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, अरे पूछो मत। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। झुरझुरी आना मतलब बहुत आनंद होना, हैप्पीनेस। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचे। मतलब कहाँ पे गए? वो किसी फ्रेंड के घर पे डिनर था। बातचीत में समय का ध्यान नहीं आया और देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। फाटक यानी क्या? गेट था, उसके पहले ही गाड़ी रोक दी, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, गाड़ी की आवाज और फाटक खुलने की आवाज। उतर कर गेट तक आया।
संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। संतरी यानी क्या, जो डोर कीपर अपना गेट कीपर रहता है, मतलब अपने वॉचमैन रहते हैं, उसको वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। अगर गेट आपको खुल गया, उसके बाद बंद करते समय अगर वापस आवाज हो रही है गेट की, तो उसको खुला ही छोड़ दो, बंद करना मत, ताकि आवाज गेट की आएगी कर करके, तो बाबूजी जग जाएंगे। ओके। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो भी आवाज होगी, बराबर। और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग कितना देरी से आए हैं। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। मतलब क्या है, जब एकदम से क्या बोलते हैं ना, हम लोग कभी कोई गलती करते हैं तो एकदम फ्रेश होती है ना गलती, तब माँ बहुत ज्यादा डांटती है, बराबर। और जैसे थोड़ा समय बीत जाता है तो माँ का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाता है और माँ हमको कम डांटती है। ये जैसे हमारे इसमें होता है, उसी तरह से वो भी एक लड़का था, तो उसने क्या किया, अभी अभी हम लोग गलती करके आए हैं तो बाबूजी अभी देखेंगे तो बहुत डांटेंगे। सुबह तक उनकी नींद बींद हो जाएगी, वो भी थोड़े शांत हो जाएंगे तो हमको कम डांटेंगे, समझा। आगे देखो, संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। मतलब हमने क्या किया, फ्रंट गेट से नहीं गए, पीछे के साइड में जहाँ पर खिड़की थी, और वो कहाँ पे थी, अपने किचन के तरफ थी, वहां से अंदर आए। ऑब्वियस था वहां पे मम्मी का मिलना। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। वो एकदम सरल नारी थी, उसने बोला कि अपने बच्चे आपकी गाड़ी लेके चले गए हैं। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अभी मम्मी ने ही पोल खोल दी थी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजना। मतलब क्या, उनको पता था सुबह सुबह बाबूजी जरूर कमरे में आएंगे, तो मम्मी को उन्होंने बता दिया, कृपा करके अभी बाबूजी को सुबह सुबह कमरे में मत भेजो। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे, 5:30 5:30 और पौने 6 यानी 5:45 किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर से पड़ी। वापस खटखटाहट सुनी। झुंझलाता, जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला। कौन है, किटपिट कर रहा है? ऐसा करते करते मैं गया और दरवाजा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझी, तुरंत माफी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ, वे बोले। मतलब क्या है, अभी जो मैं बड़बड़ा रहा था वो मेरे को मालूम नहीं था कि आप है। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। अभी तुम लोग नीचे आ जाओ फ्रेश होके, हम लोग साथ में चाय पियेंगे। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, एक भी सवाल नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया, और ऐसा भी नहीं किया हमारे साथ बिहेवियर की मुझे सब कुछ पता है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। मतलब उन्होंने अपने लिए एक सिंपल सी गाड़ी रखी थी, उसको फिएट कहते थे। जैसे अपने आज के डेट में समझो मारुति 800 और ऑडी, बराबर। तो वो कभी भी एम्पाला शेवरलेट लेकर नहीं जाते थे, मतलब ऑडी लेकर नहीं जाते थे। किससे जाते थे? मारुति 800 जैसी छोटी सी गाड़ी जो उनकी क्या थी, एम्पाला, सॉरी ये फिएट थी, बराबर। तो फिएट गाड़ी उन्होंने अपने घर के लिए रखी थी। और वो जो बड़ी गाड़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ जब फॉरेन के कोई मिनिस्टर्स आते थे, फॉरेन के प्राइम मिनिस्टर्स आते थे, तो उनके लिए उन्होंने रखी थी। आजकल के हम लोगों के जैसा नहीं कि है अपने पास तो लेकर चलो, ऐसा नहीं थे वो। समझ में आया? आगे देखना। बाबूजी खुद एम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, हाँ न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। स्टेट गेस्ट मतलब मैंने अभी बताया, परदेशी जो भी मंत्री थे, परदेश से जो लोग आते थे उनके लिए।
उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख में इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या है, मैंने अनिल भैया की तरफ देखा और आंखों आंखों में कहा, देखो अभी बाबूजी ने हमें परमिशन दे दी है, बराबर। अभी आगे देखना। अब हम इसका दिन रोज मतलब प्रयोग इसका रोज करेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉन्ग बुक रखते हो ना, मतलब आने जाने की एंट्री के लिए एक बुक रहता है, बराबर, वो तुम लोग रखते हो ना, ऐसा उन्होंने पूछा। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो मतलब कितनी बार गाड़ी गई, कितनी बार गाड़ी आई, कौन लोग गए, कौन लोग आए, ये एंट्री करते हो। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। वह बोला 14 किलोमीटर, मतलब कितना, 14 किलोमीटर इन्होंने ये अपनी इम्पाला शेवरलेट चलाई। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, 14 किलोमीटर फॉर पर्सनल यूज, ऐसा लिख देना। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई और फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। फिर भी हमारे दिमाग में नहीं आया वो इतना क्यों पूछ रहे। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। मतलब सरकारी अकाउंट में 60 पैसे प्रति लीटर जो पेट्रोल खर्च हुआ, बराबर, तो 14 का कितना होगा, 14 इंटू 6 करो, 14 इंटू 6 कितना, 98, बराबर। तो 98 जो जितने भी रुपए या पैसे होते हैं वो सरकारी खाते में जमा करो, ऐसा उन्होंने कहा। देखो कितने ऑनेस्ट थे वो लोग उस टाइम में। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। हम दोनों को समझ में आया कि हमने जो यूज किया वो पिताजी को पसंद नहीं है। पर्सनल यूज के लिए इम्पाला शेवरलेट का यूज नहीं करना चाहिए था। तो अगर हमने किया है और उसके जितने भी पैसे लगे हैं वो अब पिताजी अपने कमाई में से उसमें डालेंगे। समझा आपको। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। देखो अभी उनके बच्चे भी उतने ही सेंसिटिव थे, वरना कोई बच्चा हाँ ठीक है ना, डैडी ने डाल दिया उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन यूज किया उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कह के आजकल के बच्चे क्या करते थे, उसको जाने देते थे, बराबर। लेकिन उनको इतना फील हुआ कि दोनों रोने लगे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। देखो उनके पिताजी ने हमेशा कहा सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसे ऐसे ही यूज नहीं करना है। वो लोगों के वजह से हमको मिलती है। लोग जब टैक्स पे करते हैं तब हम लोग देश चलाते हैं। तो उनका पैसा हम लोग हमारे लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने उनके दिमाग में बचपन में ही ये बीज बोए थे और इसीलिए वो आज भी बहुत अच्छे से रह रहे थे। देखो कैसे। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे। अभी देखो, अभी ये हो गया, उन्होंने बाबूजी का और उनका एक इंसिडेंस बताया। अभी वो अपना और अपने बच्चे का इंसिडेंस बता रहे, सुनील और सुनील का बच्चा। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोग हैं, लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। ये मैं आपको सब कुछ शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे भी थोड़े अपने बचपन की यादें आपके साथ शेयर करनी है। ऐसा यहाँ पे सुनील शास्त्री जी हमको कह रहे हैं। उनका बच्चा क्या कहता है कि आप हमेशा स्कूल में से हमें साइकिल से भेजते हो, बारिश होती है तो रिक्शा से भेजते हो, जबकि आपके पास भी सरकारी गाड़ी है, सब कुछ है, फिर आप हमें क्यों नहीं गाड़ी से छोड़ते हो? लेकिन उनको तब वो बात याद आती है कि उनके बाबूजी ने किस तरह से उन्हें डांटे बिना समझाया था। तो वो कभी कभी अपने बच्चों का मन रखने के लिए एक आध बार उनको छोड़ते थे गाड़ी से, बराबर। अभी देखो, कोशिश करता हूँ
नींव को पुनः सजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। देखो, मेरे मन का महल मतलब क्या, मेरे मन में भी ऐसा कभी कभी होता है कि अरे इतना सब कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है, लोग कैसे भी यूज कर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। मेरे को भी लगता है कि मेरे पास भी इतना बड़ा औहदा है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो मेरे पास भी, मैं भी ऐसे शान शौकी करूं, मेरे बच्चों को अच्छा एकदम ट्रीटमेंट दूं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मेरे बाबूजी ने मेरे मन के ऊपर जो संस्कार किए वो मैं भूल ही नहीं सकता। देखो कितने अच्छे थे वो लोग। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। मतलब क्या है कि वो व्यक्तिगत काम, मतलब कभी कभी कपाट लगाने को बोलते थे, कभी अलमारी लगाने को बोलते थे, बुक की, कभी बोलते थे मेरे कपड़े अच्छे से लगा कर रखो, और हमें भी बहुत अच्छा लगता था बाबूजी का काम करने को। एक होड़ थी, मतलब एक मुकाबला था मुझ में और मेरे भाई में कि कौन उनका काम बहुत अच्छे से करता है। जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितने सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो गई है, मतलब अस्त व्यस्त हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर दो। मैंने स्कूल से लौटकर सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ है, बराबर तूने वो कुर्ते किधर रखे। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फटा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं, मतलब क्या सिलाई बुनाई करने के लिए दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, मतलब क्या अक्टूबर का लास्ट वीक। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, नवंबर महीना आएगा, जाड़े के दिन होंगे, ठंडी के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे क्योंकि उनके ऊपर मैं कोट पहनूंगा। देखो, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी फटे हुए कुर्ता जो है वो उन्होंने नवंबर दिसंबर के लिए रख दिया था, ताकि उसके ऊपर अगर मैं कोट पहनूंगा तो किसी को दिखेगा भी नहीं। देखो वो लोग कितना सोचते थे कि अपने देश की प्रॉपर्टी हम लोग हमारे लिए यूज ना करें। समझ में आए, ऐसे प्रधानमंत्री और इस तरह के लोग अभी के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने वही बोला है कि आप भी अपने अंदर वैसा ही सब कुछ डालो कि आप लोगों को भी अगर कुछ ऐसा औहदा मिलता है तो आप लोग भी उसको सोच समझ कर क्या करो, उसका इस्तेमाल करो। ओके, देखो मैं देखता ही रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनते हैं कुर्ते, बिनने वालों ने इसका एक एक सूत काम आना चाहिए, मतलब जो भी कपड़ा है उसका एक एक सूत अपने को काम आना चाहिए, क्योंकि वो बनाने के लिए जो वस्त्र बनाते हैं उस टाइम बनाते थे वो खादी के वस्त्र थे, उसको बहुत टाइम लगता था, आज के जैसा नहीं मशीन के ऊपर बनाया जाता था। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया और मैंने फिर बाबूजी कैसे कपड़े पहनते वो भी मैंने देखना शुरू किया, क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, ये भी मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित कर लेता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात मेरे मन में घर नहीं कर पाती। वह बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाते थे। देखो, अगर हमने पहले अपने अंदर कुछ बदलाव लाया तो ही आप सामने वाले के अंदर बदलाव ला सकते हो। अगर वो कुर्ते जो है वो अगर उन्होंने उनके अम्मा को दे दिए थे, बराबर, और अगर शास्त्री जी कहते कि जाने तो वो फटे हुए हैं लेकिन फिर भी वो खादी के हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहते तो शायद उनके बच्चे को कुछ नहीं लगता। लेकिन उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी, देखो कि अभी कौन सा महीना आने वाला है, ठंड का, तो मैं वो कुर्ते अंदर पहनूंगा और ऊपर कोट पहनूंगा, तो क्या होगा, वो दिखेंगे नहीं कि कितने फटे हैं और क्या है। और बाद में उन्होंने वो खादी का उनको महत्व समझाया जो उनके मन के ऊपर, सुनील शास्त्री के मन के ऊपर अंकित हो गया।
समझ में आया आपको? हर एक बात कहने का और उसको समझाने का तरीका होता है, जो पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री को बहुत अच्छे से जमा था। ओके, अभी देखो, अम्मा बताती है हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में बहुत गहने मिले। मतलब उनके ससुराल वालों ने भी दिए होंगे, सभी नाते रिश्ते वाले ने कुछ न कुछ दिया। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लग गया। मतलब क्या है, बाबूजी जो उनके मतलब लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके जो अंकल थे, उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया, मतलब लॉस हो गया। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। मतलब हम लोगों को उन्होंने बोला कि थोड़ी बहुत मदद करो। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की भी जरूरत हमने नहीं सोची, और न ही इनके बारे में कुछ पूछताछ भी की। सच में उनको घाटा हुआ है कि नहीं, ये भी आपके पिताजी ने देखा नहीं। और तुरंत मुझे बोला, देखो क्या, एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। पहले तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि सच में मेरे हस्बैंड को अगर बहुत खुशी मिलती है उनको गहने देकर, उनका लॉस कम करने के हिसाब से, तो मैं क्यों ना दूं। केवल टीका, टीका यानी वो जो बिंदी होती है, वो नथनी यानी नाक में डालते हैं, और बिछिया रख ली, बिछिया यानी वो कमर में लगाते हैं, वो वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा रोक न सके। उस दिन उन्होंने वो गहने ले लिए, बेच दिए, उनको दे दिया पैसा, सब कुछ, लेकिन दूसरे दिन उनको बहुत खराब लगा और उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोगों ने गहने के बारे के संबंध में पूछा तो क्या कहोगी कि सारे लोगों ने इतने गहने दिए थे, और तू अगर सिर्फ ये टीका, ये नथनी और ये जो भी है बिछिया वो डाल के जाएगी तो कैसे लगेगा ना। लोग अगर पूछेंगे तो आप क्या कहोगी। तो देखो, हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिया है। गांधी जी ने तभी अनाउंस किया था कि कोई भी हम लोग क्या नहीं पहनेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो कोई भी चीज़ हम लोग नहीं पहनेंगे। मतलब हम लोग खादी के वस्त्र पहनेंगे, फिर गहने नहीं पहनेंगे, बाद में बाहर के विदेशी कपड़े हैं वो नहीं पहनेंगे। ये मैं बता दूंगी कि मैं गांधी जी की राह पर चल रही हूँ। देखो कितनी अच्छी थी उनकी पत्नी, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यह बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन जब जैसा है वैसा है, लेकिन अभी मेरे साथ हो तो मैं जैसा रहूंगा वैसा आपको रहना पड़ेगा। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा दिए। तुम्हें आराम तो दूर, तुम्हारे पास जो भी कुछ था वो भी मैंने ले लिया। हम बोली, मतलब वो उनकी वाइफ बोली, पर जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए। मतलब आप ही मेरे लिए सब कुछ हो और मुझे आप ही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आने पर फिर बन जाएंगे, गहने ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पैसा आएगा तो और बनवा लेंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है, हमेशा थोड़ी एक जैसे दिन रहते हैं। सुख के दिन भी कभी ना कभी जाते हैं तो दुख के दिन भी जाते हैं। समझ में आया, कोई भी दिन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। पूरे पाठ में क्या आपने सीखा, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, वो जो अपने दूसरे प्रधानमंत्री बने भारत के, उन्होंने कभी भी सरकारी जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसका कभी भी मिसयूज नहीं किया। वो हमेशा यही कहते रहे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो लोगों के टैक्स भरने से हमें मिली है और हमें उसकी क्या करनी चाहिए, बहुत उसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। और वही उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि गाड़ी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, कपड़े का मिसयूज नहीं करना चाहिए, जो अपने पास है उसे संभाल के रखो और संभाल के उसकी क्या करो, जो भी आपको यूज करना है वो करो। और वही सुनील शास्त्री जो है, जिन्होंने ये पाठ अपने को दिया है, मतलब लिखा है अपने बाबूजी के लिए,
उन्होंने अपने बच्चे को भी यही संस्कार देने का क्या किया है, प्रयत्न किया है। समझ में आया आपको? तो आपके पास अगर औहदा है तो आप लोग उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करो, ये इस पूरे पाठ में कहा गया है। ओके, समझा? चलो बाय।